हेलो, मैं एजुकेशन मास्टर आज आपकी इस आरटी एक्ट 2009 की कक्षा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इस कक्षा को यदि आप इत्मीनान से देखोगे तो आपको आरटी एक्ट 2009 पूरी तरह से याद होने वाला है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए पूरा देखने का प्रयास करें। देखो, हम शुरू करते हैं। द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, यह आरटी एक्ट 2009 का हिंदी अनुवाद है। अब सबसे पहला बिंदु देखते हैं हम। आरटी लागू करने वाला विश्व में प्रथम देश नॉर्वे था। कौन सा था? नॉर्वे। अब अगला बिंदु है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष के बालकों हेतु, मतलब 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु प्रावधान किया हुआ है पहले से। अब हमारे संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया 1 दिसंबर 2002 को, और इसमें संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए। भाग 3 जो मूल अधिकार हैं उसके अनुच्छेद 21 या क में जोड़कर मूल अधिकार बना दिया गया इसको, आरटी एक्ट मतलब शिक्षा के अधिकार को। उसके बाद दूसरा जो इसमें जोड़ा, भाग 4 क में मूल कर्तव्य में अनुच्छेद 51 क में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया शिक्षा से संबंधित, कि 14 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय में फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। उसके बाद आरटी ही 2009 भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया, और राजस्थान में यह 29 मार्च 2011 को धारा 38 के तहत लागू हुआ। आरटी 2009 जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में अभी लागू है। आरटी एक्ट 2009 कक्षा 1 से 8 तक लागू होता है, और ये सभी स्कूलों में, चाहे वो माध्यमिक स्कूल हो या उच्च माध्यमिक स्कूल हो, प्राथमिक स्कूल हो या उच्च प्राथमिक स्कूल, सभी स्कूलों में ये आरटी एक्ट लागू होता है। आरटी 2009 में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए प्रावधान है, लेकिन 3 वर्ष से 6 वर्ष के जो बालक हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा फ्री में देने का भी प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है, जो आंगनबाड़ी या निजी विद्यालय में दी जाती है। आरटी एक्ट 2009 राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को पारित हुआ, और आरटी लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को। इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 26 अगस्त 2009 को। अब आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक रहेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 तक रहेंगे, और माध्यमिक विद्यालय 1 से 10वीं तक कक्षाएं इसमें पढ़ाई जाएगी, और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 1 से 12 तक कक्षाएं चलेगी। आगे देखते हैं। आरटी 2009 में 7 अध्याय हैं, वह 38 अनुच्छेद तथा 1 अनुसूची हैं। यदि आप इस वीडियो को इत्मीनान से पूरा देखते हो बिना स्किप किए, तो आपको 7 अध्याय और जो 38 धाराएं हैं तथा 1 अनुसूची है वह आपको याद होने वाली हैं। तो हम देखते हैं अध्याय पहला। अध्याय पहला है प्रारंभिक अध्याय। इसकी धारा फर्स्ट में इसमें जो इस एक्ट के तहत संक्षिप्त नाम है और इसके विस्तार एवं लागू होने की तिथि के बारे में बताया गया है। धारा 2 के अंतर्गत इसकी जो परिभाषाएं हैं, इस एक्ट के अंतर्गत जो प्रयुक्त शब्दावली हैं उसका अर्थ स्पष्ट किया गया है। अब आता है अध्याय 2। तो अध्याय 1 में केवल 2 धाराएं हैं। अब आता है अध्याय 2। अध्याय 2 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार के नाम से जाना जाता है। अध्याय 2 इसमें धारा 3 में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को नजदीकी स्कूल में प्राथमिक कक्षा 1 से 8 तक जो है वह शिक्षा निःशुल्क रहेगी, और स्कूल में घर से आने जाने हेतु बच्चों को पैसा नहीं देना पड़ेगा। धारा 4 के अंतर्गत आयु के अनुरूप प्रवेश, बालकों को विशेष प्रशिक्षण या सहायता जिसे तय समय सीमा में अन्य बालकों के बराबर स्तर पर लाया जा सके। 14 वर्ष की आयु के बाद भी
प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है। यदि बालक किसी कक्षा में रिपीट होता है तो उसको 14 वर्ष के बाद भी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार है, धारा 4 के अंतर्गत। अब धारा 5 में स्थानांतरण का अधिकार है बालक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का, और राज्य के भीतर या बाहर अन्य विद्यालय में भी उसको प्रवेश लेने का अधिकार है। धारा 5 के अंतर्गत मांगे जाने पर तुरंत बच्चे को स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो TC है वह स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने से हम न तो विलंब करेंगे और न ही इसके अभाव में प्रवेश से उसको इनकार किया जा सकेगा। यदि इनकार करते हैं या स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने में विलंब करते हैं, देरी करते हैं, तो सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अब है अध्याय 3। तो अध्याय 2 में धारा 3, 4 और 5 3 धाराएं हैं। अब आता है अध्याय 3, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और माता पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 के अंतर्गत जो समुचित सरकार होगी, मतलब उस समय की जो सरकार है उसे समुचित सरकार कहा गया है, और स्थानीय प्राधिकारी जो ऑफिसर्स हैं और माता पिता के जो कर्तव्य हैं वह इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए हैं। अध्याय 3 में देखो धारा 6 में कानून लागू होने के 6 माह के भीतर विद्यालय की व्यवस्था की जाए जहां आसपास कोई विद्यालय नहीं हो। मतलब समुचित सरकार का यह कर्तव्य होगा कि प्रति 1 किलोमीटर में प्राथमिक विद्यालय, प्रति 3 किलोमीटर में उच्च प्राथमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। अब धारा 7 के अनुसार केंद्र व राज्य सरकार धन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। मतलब केंद्र व राज्य दोनों ही शिक्षा के लिए धन की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है और ये 60-40 का रेशियो रहता है इसमें धन की उपलब्धता का। केंद्र इस कानून को लागू करने के लिए आवश्यक खर्च तथा आकलन करेगा। केंद्र राज्य की सलाह पर सहमति के आधार पर अनुदान देगा। केंद्र राज्य को अतिरिक्त संसाधन प्रदान करने की आवश्यकता का परीक्षण करने के लिए वित्त आयोग को निर्देश देगा। केंद्र राज्य को निधियां प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा, और केंद्र सरकार के दायित्व हैं कि पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करना, प्रशिक्षण के मानक विकसित करना, नवाचार, अनुसंधान, प्लानिंग, क्षमता संवर्धन के लिए तकनीकी सहायता व संसाधन उपलब्ध करवाना, ये सब केंद्र सरकार और समुचित सरकार का उत्तरदायित्व इसमें दिया गया है। अब धारा 8 में भी समुचित सरकार के जो कर्तव्य हैं वो क्या हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को एक तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। समुचित सरकार का ये कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बालक अनिवार्य रूप से विद्यालय में प्रवेश ले, उपस्थिति उनकी 100% हो, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित करे, बच्चों के आसपास विद्यालय हो, कमज़ोर व पिछड़े बालकों के प्रति भेदभाव खत्म हो, आधारभूत सुविधाएं जैसे भवन, शिक्षक, शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध करवाना, आयु अनुरूप प्रवेश लेने पर अन्य बालकों के समान स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण देना या सहायता तय करना, तय मानकानुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और पाठ्यचर्या व पाठ्यक्रम तय करना, ये भी समुचित सरकार का कर्तव्य है। और शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण देना, ये भी समुचित सरकार का कर्तव्य है धारा 8 के अंतर्गत। उसके बाद आती है धारा 9। इस धारा 9 के अंतर्गत स्थानीय जो प्राधिकारी हैं उनके कर्तव्य दिए गए हैं। और धारा 10 में माता पिता और संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि उनके बच्चे स्कूल में प्रवेश ले और नियमित रूप से कहाँ जाए, स्कूल में जाए। धारा 11 में समुचित सरकार का विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, मतलब 3 से 6 आयु वर्ग के जो बालक हैं उनके लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए तैयार करना और बालकों की देखरेख के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। जैसे आंगनबाड़ी में उनको पढ़ाया जाता है और पोषाहार दिया जाता है, तो दोनों व्यवस्थाएं समुचित सरकार का कर्तव्य हैं धारा 11 के अंतर्गत। अब आता है अध्याय 4। अध्याय 4 के अंतर्गत विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व हैं इसके अंतर्गत। अब इसमें धारा 12 से शुरू होता है। धारा 12 के अनुसार निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय के दायित्व सरकार के द्वारा स्थापित व संचालित स्कूल प्रवेश लेने वाले बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराएगा, और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले एवं निजी स्कूल प्रारंभिक शिक्षा के दुर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के 25% छात्रों को RTE एक्ट के तहत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। प्राइवेट स्कूल में 25% छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के लिए सरकार के द्वारा तय की गई राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब प्राइवेट स्कूल में भी 25% जो सीटें हैं
वो RTE की रहेगी और प्रत्येक विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा चाहे गई सूचना उपलब्ध करवाने के लिए बाध्य होगा। धारा 13 में प्रवेश के लिए किसी प्रति व्यक्ति फीस और अनुवीक्षण प्रक्रिया का न होना, मतलब प्रवेश के लिए कोई फीस या परीक्षा नहीं होगी, ये धारा 13 में बताया गया है। उल्लंघन करने पर प्रवेश शुल्क के 10 गुना तक इसका जुर्माना भुगतना पड़ सकता है और प्रवेश परीक्षा लेने पर पहली बार में 25,000 और अगली बार में 50,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। धारा 14 प्रवेश धारण आयु, मतलब बालक की आयु निर्धारण के लिए सरकार द्वारा तय किए गए दस्तावेजों को आधार माना जाएगा, जैसे जन्मतिथि प्रमाण पत्र है। और यदि जन्मतिथि प्रमाण पत्र भी नहीं मिलता है तो बच्चे को प्रवेश से इनकार नहीं किया जाएगा। ये है धारा 14 के अंतर्गत। उसके बाद आती है धारा 15। धारा 15 है प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में या सरकार के द्वारा तय समय अवधि के दौरान या उसके बाद भी बच्चे को प्रवेश से मना नहीं कर सकते आप विद्यालय में। तय अवधि के पश्चात भी यदि विद्यार्थी प्रवेश लेना चाहता है तो उस स्थिति में तय तरीके से अध्ययन पूरा करवाया जाएगा विद्यालय के द्वारा बच्चे को। अब आती है आगे धारा 16, रोकने व निष्कासन का प्रतिरोध, मतलब किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और न ही स्कूल से निकाला जाएगा। ये है धारा 16 के अंतर्गत। और धारा 17 में है बालक के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिरोध, मतलब बालक की न तो कोई पिटाई की जाएगी, न उसको मानसिक प्रताड़ना दी जाएगी, न उसके साथ अपशब्दों का प्रयोग किया जाएगा, गाली गलौज नहीं किया जाएगा। ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। और यदि ऐसा कोई करता है तो उसके लिए उसको जुर्माना या फिर जो भी सरकार उसके लिए दंड निर्धारित करती है वो उसको भुगतना पड़ेगा। धारा 18, मान्यता प्रमाण पत्र व बिना सरकार की पूर्वानुमति की कोई स्कूल नहीं खोला जा सकेगा। तय प्रारूप अवधि व सेवा शर्तों के अधीन स्कूल खोलने की अनुमति के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा और मान्यता की शर्तों के उल्लंघन पर यदि लिखित आदेश द्वारा मान्यता वापस ली जाएगी। मान्यता वापसी से पूर्व विद्यालय को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा और मान्यता वापसी पर संबंधित विद्यालय के विद्यार्थियों को पास के ही स्कूल में प्रवेश दिलवाया जाएगा। और बिना मान्यता व मान्यता समाप्ति पर यदि कोई स्कूल चलाता है तो उसको प्रतिदिन के हिसाब से 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। अब आती है धारा 19। धारा 19 में विद्यालय के मान और मानक दिए गए हैं जो आपकी अनुसूची में बताए जाएंगे। विद्यालय को मान्यता प्राप्त करने की शर्तें भी इसमें दी गई हैं कि विद्यालय किस शर्तों के तहत मान्यता प्राप्त होगा। धारा 20 के अंतर्गत अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति दी गई है। जो इस एक्ट के तहत एक अनुसूची है उसका संशोधन करने की शक्ति है धारा 20 के अंतर्गत। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा लिखित अधिसूचना के द्वारा संशोधन संभव होगा। और धारा 21 के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है धारा 21, विद्यालय प्रबंधन समिति, इसको बोलते हैं SMC। क्या बोलते हैं? SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में 75% सदस्य, मतलब 3/4 अभिभावक होंगे, 50% महिला सदस्य अनिवार्य हैं और इसमें कुल सदस्य होंगे 16 सदस्य। 16 सदस्य में 8 तो महिला ही रहेगी। ठीक है। अब धारा 22 के अंतर्गत जो ये 21 में SMC दी गई है वह SMC के द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करवाई जाएगी और योजना समुचित सरकार प्लस अनुदान के आधार पर होगी। उनके अनुदान के आधार पर योजना तैयार होगी। धारा 23 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताएँ और वेतन भत्ते सेवा नियम दिए गए हैं। और धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों को दूर करना बताया गया है। विद्यालय नियमित रूप से आना व समय का पालन करना ये शिक्षकों के कर्तव्य हैं। पाठ्यक्रम को तय सीमा में पूरा करना, प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई का स्तर गति को जांचना, दर्ज करना व उस पर आधार पर शिक्षण योजना बनाना, आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षाएं, माता पिता अभिभावकों को बच्चे की उपस्थिति, नियमितता और शैक्षिक स्तर की नियमित जानकारी देना, सरकार के द्वारा तय अन्य शैक्षिक कार्य न करने पर कार्रवाई से पूर्व सुनवाई का अवसर मिलेगा। प्रत्येक शिक्षक को और शिक्षकों की समस्याओं को तय विधि निर्धारित है उसके अनुसार दूर किया जाएगा। अगली है धारा 25। इसमें 6 माह से
6 माह में अनुसूची में तय छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखे जाए। मतलब जो आपकी अनुसूची है उसमें छात्र शिक्षक जो अनुपात है वो 6 माह के अंतर्गत बराबर किया जाएगा। मतलब खाली पोस्ट यदि हैं तो उनको भरा जाएगा। धारा 27 में दर्ज कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में शिक्षकों को न लगाया जाएगा। मतलब पढ़ाई से अलग जो धारा 27 में दिए गए हैं उनके अलावा दूसरे कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। धारा 26 में कुल स्वीकृत पदों में से 10% से अधिक पद रिक्त नहीं रखे जा सकते। मतलब 10 कुल सीटों के 10% से ज़्यादा पद खाली नहीं रहेंगे। धारा 27 के अंतर्गत शिक्षक को 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत कार्य, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय निकाय, विधानमंडल, विधानसभा, संसदीय चुनाव से जुड़े कार्य के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब आती है धारा 28। इसमें शिक्षक को प्राइवेट ट्यूशन से मना किया गया है कि शिक्षक किसी भी प्रकार का प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। अध्याय 5 में प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसको पूरा किया जाना। अध्याय 5 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में और उसको पूरा किया जाने के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसमें प्रमुखतः 2 धाराएँ हैं, 29 और 30। 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया और उसकी शिक्षण प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और धारा 30 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा यानी कक्षा 1 से 8 तक पूरी करने तक बोर्ड परीक्षा में बैठना आवश्यक नहीं है। मतलब 1 से 8वीं तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। केवल जो 5वीं की जो परीक्षा होगी और जो 8वीं की जो परीक्षा होगी उनको प्राथमिक व प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने पर प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अध्याय 6 में बालकों के अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। बालक के जो अधिकार हैं उनका संरक्षण होना चाहिए। इसमें प्रमुखतः 4 धाराएँ हैं, 21, 32, 33, 34। इनको याद करने में कोई परेशानी नहीं है। धारा 31 में बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कार्य बताए गए हैं। उसके बाद धारा 32 में बालक के अधिकार के संबंध में शिकायत करना और उसका निराकरण व उसकी सुनवाई करना इसके बारे में बताया गया है। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, इसमें 15 सदस्य होंगे। इसका संगठन कार्य, सदस्यों की नियुक्ति, वेतन भत्ते, सेवा शर्तें आदि बताया गया है। उसके बाद धारा 34 के अंतर्गत राज्य सलाहकार परिषद का गठन। मतलब 33 में तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, संगठन कार्य, सदस्यों की नियुक्ति और वेतन भत्ते, सेवा शर्तें हैं। ये तो केंद्र का है और ये राज्य का है। 33 केंद्र का और 34 राज्य का। अब लास्ट अध्याय है 7वां अध्याय। इसमें है प्रकीर्णन। इसमें धारा 35 में केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के जो प्रमुख हैं वो बताए गए हैं। धारा 36 के अंतर्गत दंडनीय अपराध पर जुर्माना लगाने से पूर्व तय सक्षम अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। धारा 37 के अंतर्गत इस एक्ट के संदर्भ में केंद्र, राज्य, स्थानीय प्राधिकारी या केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, विद्यालय प्रबंधन समिति के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता। मतलब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैं उसके खिलाफ आप न्यायालय में जो है रिट दायर नहीं कर सकते। धारा 38 कहती है कि समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति होगी। धारा 38 में जो समुचित सरकार होगी मतलब उस समय की जो सरकार होगी उसको नियम कानून बनाने की शक्ति दी गई है और इसी के तहत हमारे राजस्थान राज्य में भी इसको लागू किया गया है। अब इसमें एक अनुसूची है, उस अनुसूची को भी आप इत्मीनान से देखोगे तो आपको पूरी अनुसूची याद हो जाएगी। इसलिए बिना स्किप करते हुए इसको पूरा देखें। विद्यालय के लिए मान और मानक, इधर तो हैं मद और इधर मान और मानक दे रखे हैं। देखो शिक्षकों की संख्या, समय सीमा 6 माह के भीतर जो छात्र शिक्षक अनुपात है वो पूरा करना होगा। 6 माह के अंतर्गत जो खाली पोस्टें वो भरनी होगी। अब यहाँ पे नामांकन दे रखा है और इधर शिक्षक संख्या दे रखी है। अब देखते हैं हम 1 से 5वीं तक के लिए 60 बालक बालिकाओं का नामांकन है तो वहाँ पे 2 शिक्षक होंगे और इसको प्राथमिक स्तर कहा जाएगा। 61 से 90 तक 3 शिक्षक लगाए जाएंगे और 91 से 120 के मध्य
7 शिक्षक होंगे और 121 से 200 के मध्य 5 शिक्षक होंगे। मतलब यदि नामांकन 121 से 200 के मध्य हैं तो 5 शिक्षक होंगे और 150 होने पर एक HM हो जाएगा। कुल मिला के इसमें प्लस एक और हो जाएगा HM। ठीक है। आगे यदि 200 से ऊपर नामांकन है तो फिर शिक्षक जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह 40:1 होगा। इसमें प्राधान्य अध्यापक अलग से रहेगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। आगे हैं 6 से 8 के लिए। 6 से 8 के लिए कम से कम प्रति कक्षा के लिए एक शिक्षक होगा। मतलब 6 से 8 के लिए 3 शिक्षक तो होंगे ही होंगे, 3 शिक्षक तो होंगे ही होंगे। इसमें विज्ञान गणित का एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक और भाषा का एक शिक्षक। और दूसरा है प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक होगा। यदि 6 से 8 में 35 से अधिक बालक हैं तो फिर उसमें अतिरिक्त शिक्षक लगाए जाएंगे। और जहाँ 100 से ऊपर बालकों का नामांकन है वहाँ पे ये प्रावधान होंगे। एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक होगा, HM होगा। और अंशकालिक शिक्षकों के लिए कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा होगी। उसके बाद भवन निर्माण, जो भवन होगा वो किस प्रकार का होगा। भवन सभी मौसम वाला होना चाहिए। मतलब सर्दी गर्मी बरसात में कोई परेशानी नहीं है बच्चों का, ऐसा भवन होना चाहिए। भवन के अंतर्गत प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष होना अनिवार्य है। और बाधा मुक्त पहुँचो, मतलब विद्यालय में किसी प्रकार से बच्चों को परेशानी नहीं आए। लड़कों व लड़कियों हेतु पृथक शौचालय होना चाहिए। उसके बाद पर्याप्त पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। और MDM के लिए रसोई घर होना चाहिए और खेल मैदान और 4 दीवारी होनी चाहिए। तीसरा है एक शैक्षणिक वर्ष कार्य दिवस व प्रशिक्षण घंटे। मतलब एक शैक्षणिक वर्ष में जो कार्य दिवस और प्रशिक्षण घंटे होंगे वो क्या होंगे। 1 से 5 के लिए 200 कार्य दिवस होंगे एक साल में। और 6 से 8 के लिए 220 कार्य दिवस होंगे न्यूनतम। इसी प्रकार से 1 से 5 के लिए प्रति शैक्षणिक वर्ष 800 कार्य घंटे होंगे। और 6 से 8 के लिए 1000 शिक्षण घंटे होंगे। अब न्यूनतम 45 घंटे हैं सप्ताह के हिसाब से। शिक्षण के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे, मतलब एक सप्ताह में 45 घंटे दिए जाएंगे। उसमें शिक्षक के पठन पाठन और तैयारी का समय भी इसमें शामिल है 45 घंटों में, सप्ताह के 45 घंटों में। उसके बाद अध्यापन शिक्षण उपस्कर, इसमें प्रत्येक कक्षा के लिए यथा अपेक्षित उपलब्ध करवाए जाएंगे। जो अध्यापन करवाने के लिए जो सहायक सामग्री है वो पुस्तकालय के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय, समाचार पत्र पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, कहानी की पुस्तकें होना अनिवार्य है। खेल सामग्री के अंतर्गत प्रत्येक कक्षा को यथा अपेक्षित उपलब्ध करवाए जाएंगे। मतलब प्रत्येक कक्षा को खेल सामग्री उपलब्ध करवाना अनिवार्य रहेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अब ये वीडियो मेरा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर सकते हो। और यदि आपको याद करने में कोई परेशानी है तो आप इसको दोबारा देख सकते हो।